लिलीपुट का डैम हाउस। सुंदर के माता पिता दोनों भी मिस्त्री का काम करते थे। गरीबी की वजह से वो आगे पढ़ लिख नहीं पाता, तो वो भी अपने माता पिता के साथ मिस्त्री के काम करना शुरू कर देता है। सुंदर मिस्त्री के काम करने में बहुत ही होशियार था। वो बड़े सी बड़ी इमारत का काम बहुत अच्छे से करता था। एक बार एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्टर मदन सुंदर के पास आता है और कहता है, अरे सुंदर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बिल्कुल एक बड़े सिविल इंजीनियर के जैसे काम करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर काम करो। मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है सर, लेकिन आज तक मैंने छोटे मोटे ही काम किए हैं। आपकी वजह से मुझे बड़े कामों का अनुभव मिलेगा। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। सुंदर की बात सुनकर मदन भी खुश होकर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन सुंदर उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगता है। वहीं पर मेहुल नाम का एक सिविल इंजीनियर भी रहता है, जो कि बिल्डिंग का डिजाइन बनाता और बाकी के काम भी उसी के मुताबिक होते रहते हैं। लेकिन एक दिन सुंदर काम जब कर रहा था तो उसके ध्यान में आता है कि सीमेंट में मिलावट हो रही है। तब वो मेहुल के पास जाता है और कहता है, सर ये क्या, यहाँ तो मिलावट हो रही है और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। आगे चलकर बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। अरे कैसी मिलावट, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। सर मैं सीमेंट देखकर ही बता सकता हूँ कि मिलावट है या नहीं। अरे तू एक साधारण मिस्त्री और मैं फर्स्ट क्लास सिविल इंजीनियर हूँ। तू मुझे बातें मत सिखा। मुझे पता है कि कौन सा काम कैसा करना है। चल जा अपने काम पर वापस। मुझे पता है सर कि मैं मामूली मिस्त्री हूँ, लेकिन मेरा अनुभव आपकी पढ़ाई से बहुत ज्यादा है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं बड़े सर के पास शिकायत लेकर जाऊंगा। ये कहकर सुंदर वहां से चला जाता है, जिस वजह से मेहुल को सुंदर पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अरे ये सुंदर तो मेरे लिए खतरा बन सकता है। इसे यहाँ पर रखना अच्छी बात नहीं। इससे पहले कि ये मेरी शिकायत लेके बड़े सर के पास जाए, मुझे कुछ करना होगा। मेहुल ऐसा सोचकर उस रात सुंदर के यहाँ सीमेंट की कुछ बोरियां रखता है, जिस बात की खबर सुंदर को नहीं रहती। और दूसरे दिन सवेरे ही मेहुल मदन को लेकर सुंदर के घर आता है और उसे सीमेंट की बोरियां दिखाते हुए सब बोरियां सुंदर ने चोरी की है ऐसा कहता है। ये सब सुनकर मदन कहता है, क्यों रे सुंदर, मैंने तुझे एक अच्छा मिस्त्री समझा था, लेकिन तुमने तो मेरी ही कंपनी में आके चोरियां शुरू कर दी। तुम जैसे चोर की मेरी यहाँ कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और कहीं पर तुम्हें काम ना मिले, इस बात का भी मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुंदर मदन को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मदन उसकी बात नहीं सुनता और सुंदर को वहां से निकाल दिया जाता है। सुंदर काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर काम नहीं मिलता। अब घर के भी पैसे खत्म होते जा रहे थे, ऊपर से बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्चा अलग। सुंदर बहुत ही दुखी हो जाता है और जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचते रहता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक लिलीपुट पेड़ के दूसरी तरफ रोते हुए दिखाई देता है। वो कहता है, अरे तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं लिलीपुट राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा राज्य तालाब के पास बसा है। कल तेज बारिश की वजह से तालाब का पानी बढ़ गया, जिस वजह से मेरे राज्य में घुसकर बाढ़ आ गई और सारे घर बह गए। अच्छा, तो तुम एक राजकुमार हो, लेकिन इस बात पर रोने की क्या जरूरत है? तुम फिर से घर बना सकते हो ना? हमारे मिस्त्री ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सारी प्रजा मुझे ही दोषी ठहरा रही है कि मैंने तालाब का पानी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ क्योंकि मैं एक मिस्त्री हूँ। क्या सच में तुम हमारी मदद करोगे? हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुंदर के मिस्त्री होने के बाद से लिलीपुट बहुत खुश हो जाता है। सुंदर उस लिलीपुट के साथ उसके राज्य में जाता है और सुंदर लिलीपुट के सारे घर उसे बांध कर देता है। सुंदर तालाब पर डैम बनाने का भी काम शुरू करता है। उसके साथ उस डैम पर एक डैम हाउस भी बनाता है और लिलीपुट से वो कहता है, सुनो, अब जब कभी तालाब का पानी बढ़ जाए तो ये बटन दबा देना। ज्यादा पानी इस डैम में जमा हो जाएगा। और हाँ, इन सब पर नजर रखने के लिए इस डैम हाउस में हमेशा के लिए किसी को नियुक्त कर दो। तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। ये लो तुम्हारे काम का इनाम। ऐसा कहकर लिलीपुट सुंदर को सोने से भरा हुआ एक बक्सा देता है
उसे ले जाकर सुंदर खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलता है और खूब तरक्की करता है। मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक स्टंट राइडर। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत कहीं जा रही थी और वहीं से जमींदार का बेटा सनी अपनी बाइक से स्टंट करते हुए आ रहा था। स्टंट करते हुए उसका बैलेंस चला जाता है और वो उस बूढ़ी औरत को टकराता है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, मर गई। आँख के अंधे दिखता नहीं क्या तुम्हें? अरे ओए बूढ़ी औरत, अंधा किसे कहा तुमने? ऐसे बुढ़ापे में बाहर कहाँ घूम रही है तू? सनी उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बात करता है। तभी कुछ गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक गांव वाला कहता है, अरे सनी, तू हमेशा बाइक स्टंट करके किसी न किसी को घायल करता रहता है। इस बात का थोड़ा तो ख्याल रखो कि रास्ते पर कोई चल रहा है। अरे मैं किसी का ख्याल क्यों रखूं? तुम सब अपना अपना ख्याल रखो और रास्ते पर अच्छे ढंग से चला करो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। ऐसा कहते हुए सनी वहां से चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सनी के इस बर्ताव से गुस्से में आ जाती है और घर जाकर अपने पोते मधु से कहती है, सुन मधु, कुछ भी कर पर उस सनी के बच्चे को ना अच्छा मजा चखा। आज उसने मुझे अपनी बाइक से गिरा दिया। तू भी कुछ ना कुछ नया बाइक स्टंट करके उसे मुकाबला करके हरा दे। मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही बाइक है, मैं स्टंट करूं भी तो कैसे? मुझे माफ कर दे दादी। क्या तुम अपनी दादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो बूढ़ी औरत मधु से नाराज हो जाती है और मधु से बातचीत करना बंद कर देती है। मधु अपनी दादी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर दादी की नाराजगी खत्म ही नहीं होती। तब मधु सोचता है, अब तो दादी के लिए मुझे बाइक खरीदनी पड़ेगी और स्टंट भी करने पड़ेंगे, लेकिन बाइक कहाँ से लाऊं? कुछ तो सोचना होगा। ऐसा सोचकर मधु एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने का काम शुरू करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है और उसे चलाना भी सीख लेता है, पर वो बाइक स्टंट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। कोशिश करने पर भी बहुत बार बाइक स्टंट करते करते मधु नीचे गिर जाता है, जिस वजह से सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तब बेचारा मधु परेशान होकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु बाबा जाते रहते हैं। वो कहते हैं, अरे मधु, क्या बात है बेटा, क्यों इतना परेशान होकर बैठे हो? तब मधु साधु बाबा को सारी बात बता देते हैं। तब साधु बाबा उसे कहते हैं, अरे उस सनी ने तो मुझे भी कई बार गिराया है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे इस इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा जादू डाल दूंगा कि जिससे तुम बहुत ही अच्छे से स्टंट कर पाओगे। साधु बाबा ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र बुदबुदा के कुछ जादुई शक्तियां मधु के इलेक्ट्रिक बाइक में डाल देते हैं, जिस वजह से मधु की इलेक्ट्रिक बाइक एक मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक बन जाती है। साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर मधु अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को स्टार्ट करते हुए चलाने लगता है। तब अचानक से बाइक में से बिजली सी चमकती है और वो स्टंट करने लगता है। उस वक्त साधु बाबा की मैजिकल शक्तियों की वजह से वो कई तरह के स्टंट करने लगता है, जैसे कि ऊंची उड़ान लेना, हवा में ही उल्टी जंप करना। इस तरह के स्टंट वो करने लगता है। लेकिन मधु को ऐसे स्टंट करते हुए सनी देख लेता है और वो उसके पास आकर कहता है, अबे ओए, तू तो अभी अभी अंडे में से निकला है, तुमसे तो अच्छे स्टंट मैं कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, मुझसे मुकाबला करके देखो, जो जीतेगा उसे उसी की बात सुननी होगी। सनी मधु की बात को मान लेता है और दूसरे दिन स्टंट के मुकाबले के लिए दोनों भी वो गांव के मैदान में आ जाते हैं। उनके स्टंट का मुकाबला देखने के लिए गांव वालों के साथ मधु की दादी भी वहां आ जाती है। दोनों के बीच में रेस के साथ साथ स्टंट का मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों भी जी जान से स्टंट करने लगते हैं, पर मधु के मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक के जैसे सनी स्टंट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से सनी बाइक स्टंट करते करते गिर जाता है और वो हार जाता है।
तब मधु सनी से कहता है, सनी तुम हार गए हो, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज के बाद रास्ते पर चलते हुए कोई भी स्टंट नहीं करना है तुम्हें। ये सुनकर सनी भी उसकी बात मान लेता है और उस दिन से रास्ते पर चलते हुए वो कोई भी स्टंट नहीं करता। मधु की दादी भी मधु की जीत की वजह से खुश हो जाती है।